नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूमापन सर्वेक्षण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों का ये तीसरा क्लास है, जो कि इससे पहले हम लोगों ने भू पैमाइश और महत्वपूर्ण विभाग, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उनसे सभी प्रश्नों को और उनके क्लास को कर लिया है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, राजगीर का स्वचलित लेवल किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ऑटो लेवल, डंपी लेवल, स्पिरिट लेवल और साहुल। ठीक है, तो इसमें जो डंपी लेवल है इसी को कहा जाता है राजगीर का स्वचलित लेवल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण होता है पहले, सबसे पहले क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर मानचित्रण किया जाता है किसी पेज पर, या फिर जो भी मैप आपको मिलता है उसके बाद क्या होता है उस पर गणना की जाती है, उसके बारे में सोचा जाता है। तो यहां से इसका मतलब है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन है आपके पास क्षेत्र अध्ययन, दूसरा मानचित्रण और तीसरा अवकलन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? ये कितनी होती है? 3 से 5 के बीच में होती है, या तो फिर 3 होती है या तो फिर 5 होती है। मतलब 3, 4, 5 ये तीनों ऑप्शन में अगर है तो ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आकार वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए सामान्यतः कितने तीर पर्याप्त होते हैं? देखिए, जब जरीब या फीता से सर्वेक्षण होता है तो तीर की जरूरत कहां पर पड़ता है? तीर या एरो या कील भी कहते हैं। जरीब को मान लीजिए ऐसे फैलाया गया है, फिर यहां पर कील गाड़ा जाता है, फिर इसी जरीब को उठाकर फिर यहां से फैलाया जाता है और एक कील गाड़ा जाता है। तो इस तरह से यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि अगर एक सामान्य रूप से सर्वेक्षण किया जा रहा है, वहां पर कीलों की कितनी संख्या होती है? सामान्यतः पूछा गया है, तो सामान्यतः 10 या 12 कील प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाता। आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से बताना है कि कौन चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाता। तो देखिए, जब चकबंदी होता है तो आबादी भूमि को चकबंदी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो आबादी भूमि स्थायी चारागाह के रूप में है, या फिर बाग बगीचे के रूप में है, या फिर स्मशान या कब्रिस्तान है, तो ऐसे में इन तीनों को चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास, कृषकों को अलग अलग खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करना। जाहिर सी बात है ये सही है, क्योंकि चकबंदी का मतलब ही यही होता है। दूसरा है कृषि जोतों का अपखंडन रोकना, ये भी सही है। जोतों का उपविभाजन रोकना, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। इस तरह से जो चकबंदी का उद्देश्य नहीं होता है वो होता है बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, दिक् स्थापन। ठीक है, दिक् स्थापन। देखिए, ये जो पटल सर्वेक्षण होता है, जो सर्वेक्षण होता है 3-4 प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। इसमें देखिए आपके स्क्रीन पे है, इसमें ये वस्तुएं जो हैं प्रयोग की जाती हैं। जो ये सर्वेक्षण किया जाता है, प्लेन टेबल जो सर्वेक्षण होता है, तो इसमें इन सारी वस्तुओं का प्रयोग होता है। देखिए, पहला जो है वो है प्लेन टेबल। ये जो प्लेन टेबल है, ये क्या होता है कि इसमें एक टेबल होता है जो कि चपट्टी के आकार में होता है, पट्टी के आकार में होता है, जिसके बीच में एक धातु लगी होती है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ऐसे है, और इसके बीच में एक धातु लगी होती है जो कि ट्राइपोड पर कसने के काम में आता है। देखिए, इस तरह से ट्राइपोड भी इसमें लगा हुआ है। तो एक उपकरण हो गया आपका ये प्लेन टेबल, और एक उपकरण हो जाएगा ट्राइपोड, जो कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और अगला है एल्डिडेड विथ कंपोनेंट्स। जो एल्डिडेड विथ कंपोनेंट्स होता है, इसको साइट रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइट रूल। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे इसमें कंपास है। देखिए, जो कंपास होता है ये चुंबकीय कंपास का प्रयोग किया जाता है पटल सर्वेक्षण में। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है स्पिरिट लेवल। और स्पिरिट लेवल का कार्य क्या होता है? स्पिरिट लेवल का कार्य होता है क्षैतिज रेखा को मापने के लिए। ठीक है, यू फोर्क दिया हुआ है और प्लम बॉब दिया हुआ है। प्लम बॉब को साउल कहते हैं
और साहुल का इन सब चीज़ों में कंपास, स्पिरिट लेवल और प्लम बाब, इन सब के बारे में तो आप जानते होंगे क्योंकि हमने इसको क्लास में आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ट्राइपोड। ट्राइपोड क्या होता है? इसमें देखिए 3 पैरों के आकार होते हैं जो इनको खड़े रहने में आसानी मदद करते हैं, और इनके ऊपर ये प्लेन टेबल लगा होता है। ठीक है, तो प्लेन टेबल जब सर्वेक्षण होता है तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए अगर कोई ऐसे मानिए कि पहले 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है रेडिएशन मेथड, और दूसरा होता है इंटरसेक्शन मेथड, और तीसरा होता है ट्राइवर्सिंग मेथड, और एक होता है रिसेक्शन मेथड। ठीक है, 4 तरह के विधि से जो होता है सर्वेक्षण निकाला जाता है। तो पटल सर्वेक्षण के रूप में यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले ओरिएंटेशन। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसमें देखिए ए, बी और सी, ये 3 स्टेशन दिए गए हैं जहाँ से अलग अलग बिंदु का निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले में जो दिया है ए में देखिए दिया है, उसके बाद इसमें क्या हुआ है, कंपास रखकर नॉर्थ दिशा को निकाला गया है। ठीक है, वहां से एक रेखा खींच लिया गया है कि नॉर्थ दिशा इस दिशा में है। उसके बाद बी स्टेशन पे वही कार्य किया गया है, नॉर्थ वहां पर भी निकाला गया है और सी पर भी वहां निकाला गया है। देखिए जो सी में है उसका नॉर्थ ईस्ट साइड है, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ईस्ट साइड चला गया, वो जो प्लेन टेबल है उसके आधार पर नॉर्थ उस दिशा में है। ठीक है, नॉर्थ उसी दिशा में है, प्लेन टेबल जो रखा गया है वो उनकी दिशा अलग अलग रखी गई है। तो इस हिसाब से हम लोग वहां से प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में क्या होता है, इसमें इसको हम लोग विकिरण विधि कहते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए देखिए आपके स्क्रीन पे जैसे है, ये कोई प्लॉट है और कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है, यहां से हम लोग A, B और C, D को निकालना है। इनका जो ये जो प्लॉट है इस पर हम लोगों को क्षैतिज रेखा निकालना है। इस तरह से कह लिया जाए कि मानचित्रण करना है इस पटल पर। ठीक है, तो देखिए ऐसे में क्या करना होगा, सबसे पहले हम उसको बिंदु P पर ले जाएंगे। ठीक है, बिंदु P पर ले जाएंगे, वहां से हम लोग सबसे पहले जो प्लेन टेबल है उस पर हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे, स्पिरिट लेवल। उसको चेक करेंगे कि लेवलिंग चेक करेंगे कि उसका क्षैतिज है या नहीं। फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर चेक करेंगे, मतलब यू फोर्क से लगा के हम लोग साहुल लटकाएंगे और देखेंगे ऊर्ध्वाधर है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो साइट रूल है इसको हम लोग लेवलिंग स्टाफ से मिलाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद साधारणतः जो जमीन है उसको नाप लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर जमीन 10 मीटर के है और हम लोगों ने माना है कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि हम लोग चार्ट पे लगाएंगे। तो इस तरह से अगर वो 10 मीटर है तो हम लोग चार्ट में 10 सेंटीमीटर लिख देंगे, और इस तरह से हम लोगों का ये जो विकिरण विधि है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला बात करेंगे इंटरसेक्शन मेथड की। ये जो इंटरसेक्शन मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते, मान लीजिए 2 बिंदु पर पहुंचने और 1 बिंदु पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका आलेखन किया जाता है। ठीक है, तो उसका आलेखन किया जाता है। तो ऐसे में देखिए आपके सामने जो दिखाया गया है, इसमें देखिए एक नदी है और नदी के उस पार एक बिंदु है जो P है। ठीक है, और इस साइड A और B बिंदु है। इसमें देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग A पर ट्राइपोड सहित पटल रखेंगे, फिर उसके बाद वहां से बिंदु P तक का आरेख निकालेंगे साइड रूल से देख के। देखिए साइड रूल जो होता है वो इस तरह का बना होता है। ठीक है, देख लीजिए आपके हमने बताया भी था। तो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसी से हम लोग ऐसे देखते हैं, और जो हमारा यहाँ पे दूर पे खड़ा रहता है, क्या खड़ा रहता है, लेवलिंग स्टाफ लिए जो भी लगा रहता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो लेवलिंग स्टाफ होता है इसके सहारे हम लोग वो रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चित्र में ए से हम लोग P पर खींचेंगे, फिर उसके बाद A से ही B पर खींचेंगे, फिर हम अपना पटल सर्वेक्षण पटल को उठाएंगे, प्लेन टेबल को उठाएंगे, फिर B पर जाएंगे और B से A पर खींचेंगे। देखिए चित्र में दिखाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर P पे खींचेंगे, और जैसे ही हम लोग P पे साइड रूल से मिलाएंगे तो हमारा एक बिंदु जो होगा मिलेगा जहां पर वो क्रॉस करेगा आपस में, वो बिंदु P होगा। इस तरह से हम वहां पर बिना पहुंचे
उसका आलेखन जो है हम अपने मैप पे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रतिच्छेदन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिच्छेदन विधि में वो होता है जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं उसका आलेखन करना। ठीक, और अब तीसरा है चंक्रमण विधि। चंक्रमण विधि को कहते हैं ट्राइवर्सिंग विधि, ट्राइवर्सिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए किसी भी नहर, नाली या तो फिर कोई भवन है, कोई घर है, ऐसे में जो हम लोगों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं दिखाई देती हैं, अगर उसका निकालना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस विधि से निकालेंगे। ये आपके स्क्रीन पे जैसे दिखाया जा रहा है एकदम सेम टू सेम यही है। पहले हम लोग ए बिंदु से पटल, देखिए ये स्मॉल में लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पे ए प्लेन टेबल होगा, फिर यहाँ से हम लोग बी पर जाएंगे, फिर बी से सी पर जाएंगे, फिर सी से डी पर जाएंगे और डी से फिर ए पर आएंगे। तो इस तरह से हम लोग चारों तरफ के आलेखन को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो पटल सर्वेक्षण होता है ये कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, ये सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरह से ये जो 7वां प्रश्न है इसमें देखिए दिया गया है पटल सर्वेक्षण सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का, क्या प्रभावित करता है। अब बताइए कि दिक् स्थापन होगा कि नहीं। दिक् स्थापन मतलब दिशा का स्थापना करना, जो हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओरिएंटेशन में क्या होता है, हमने आपको बताया कि दिशा को ही इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अगर हम लोगों को दिशा की कोई भी गलती हुई, अगर हम लोग नॉर्थ सही सही नहीं निकाल पाए तो वहां पे हम लोगों का आलेखन गलत हो जाएगा, हम लोग वहां पे आलेखन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए क्या किया जाता है। इसका अभी हमने आपको जवाब दिया, अगम्य का मतलब होता है जहां पर न पहुंचा जा सके। तो ऐसे बिंदुओं को प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए, आलेखन करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सी विधि, प्रतिच्छेदन किया जाता है। प्रतिच्छेदन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई होती है, कितना होता है, 0.2 फुट, 0.4 फुट, 0.6 फुट, 0.9 फुट, ये 0.9 फुट है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 0.6 फुट। तो जरीब में प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है गंटरी जरीब की लंबाई होती है, गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है, 132 फीट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगर आपके ऑप्शन में 66 फीट भी है और 132 फीट है तो आपको प्राथमिकता 132 फीट को देनी है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 66 फीट है 132 फीट नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पे 66 फीट भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो गंटरी जरीब होता है इसका खोज जो हुआ था वो गंटर साहब ने किया था, तो इन्होंने सबसे पहले 132 फीट बताया था, लेकिन बाद में अगर हम लोग अब पढ़ेंगे तो सामान्यतः किसी भी जरीब की लंबाई पढ़ेंगे तो 66 फीट ही पढ़ेंगे। तो वो जो पहले गंटर जरीब था तो उसका 2 गुना हो गया, मतलब आज के हिसाब से एक जो जरीब होता है वो 2 जरीब समांतर जरीब के बराबर होता है। मतलब एक गंटरी जरीब अगर है तो 132 फीट होता है, और अगर एक साधारण जरीब है तो वो कितना हो जाएगा, 66 फीट। ठीक है, तो 66 फीट का अगर हम 2 गुना करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में क्लास से अच्छी तरह से चर्चा की है, ठीक है, तो ये 132 फीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक को पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें देखिए जो लेवलिंग स्टाफ होता है इसमें ऐसे इस तरह से चित्र बना होता है, और इसमें एक तरफ मीटर दिया होता है और एक तरफ सेंटीमीटर। जब हम स्टाफ पठनांक को पढ़ते हैं, चाहे डंपी लेवल से पढ़ें, चाहे ऑटो लेवल से पढ़ें, चाहे किसी भी लेवल से जब पढ़ते हैं तो उस पर से प्लस का निशान बनता है, उसमें देखने पर ऐसा मान लीजिए ये पठनांक यहाँ पर क्रॉस करता है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, इस साइड मीटर शो करता है, इस साइड सेंटीमीटर, तो ये 3 मीटर और 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को जानना है। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऊपर से नीचे की ओर। नीचे से ऊपर की ओर लेवलिंग स्टाफ में नहीं पढ़ाई किया जाता है, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्लम बाब क्या होता है। इसका जवाब हमने पटल सर्वेक्षण में दिया है। प्लम बाब को हम लोग क्या कहते हैं, साहुल कहते हैं, और साहुल को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से क्लास में अटेंड किया है। तो साहुल क्या होता है, साहुल जो होता है ऊर्ध्वाधर रेखा को मापने के लिए होता है। तो ये प्लम बाब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा को पाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजीमुथ कोण। देखिए क्या होता है, जब हम मान लीजिए प्लेन, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि प्लेन टेबल पर ही सर्वेक्षण कर रहे हैं, ठीक है। जब प्लेन टेबल सर्वेक्षण कर रहे हैं, मान लीजिए किसी लेवलिंग स्टाफ से हमने इस दिशा पर एक रेखा खींचा है, तो ये हमारा सर्वेक्षण रेखा हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से नॉर्थ साइड ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड नॉर्थ दिशा है, तो ये जो कोण बनता है यही होता है अजीमुथ कोण, ठीक है। नॉर्थ दिशा से एक सर्वेक्षण रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, क्षैतिज क्षेत्र होता है, ना कि ऊर्ध्वाधर क्षेत्र, क्षैतिज क्षेत्र होता है, वो होता है अजीमुथ कोण। इसमें ऑप्शन में पहला कोण नत कोण का मतलब जो झुका हुआ कोण होता है। दिक्मान कोण क्या होता है? जो किसी वस्तु को दिशा दिखाता है, वहां पर जो कोण होता है बनता है उसे हम लोग दिक्मान कोण कहते हैं। नमन कोण क्या होता है? नमन कोण देखिए इस साइड से ऐसे होता है, मान लीजिए कोई झुका हुआ है और हम लोग ऊपर से देखते हैं किसी क्षैतिज तल से, तो ये जो कोण बनता है, मान लीजिए इस साइड देखा जा रहा है, तो ये जो कोण बनता है ये होता है नमन कोण, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अजीमुथ कोण। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वास्तविक या मयोत्तर तथा चुंबकीय या मयोत्तर के बीच क्षैतिज कोण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चुंबकीय मान, दिक्मान कोण, नमन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय मान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जब सुई उत्तर की दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए। देखिए जो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होता है, ये प्रिज्म की एक चुंबक वो होता है, कंपास होता है, ठीक है। चुंबकीय जैसे कंपास होता है, तो इस तरह से प्रिज्म कंपास भी होता है। इसमें क्या होता है, जब उत्तर दिशा को इंगित किया जाता है तो इसके जो पाठन होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। मतलब कुल मिलाकर अगर ऐसे मान लें, और इस साइड अगर नॉर्थ साइड है तो ये जो कंपास की जो सुई होगी इस साइड होगी, और यहाँ से 0 एंगल भी बनता है, तो यहाँ से जो प्रिज्म के अंतर्गत जो पठन होगा वो क्या बनेगा? 0 डिग्री से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 0 डिग्री। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। जब खतौनी में लेखपाल को किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो वहां पे वो लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल रोशनाई से, ठीक। अगला प्रश्न, ज्योत बही में पृष्ठों की संख्या होती है। ज्योत बही में पृष्ठों की संख्या होती है 16 पृष्ठ होते हैं ज्योत बही में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, 16 पृष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को कहते हैं सर्वेक्षण कला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण में दुरुस्त त्रिभुज के कोण कितने अंश से छोटा नहीं हो सकता, या कितने अंश से छोटा नहीं होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग त्रिभुजन सर्वेक्षण पढ़ रहे थे वहां पर हमने आपसे बताया था कि जो भी हम लोग आधार मानते हैं उसमें जो एंगल बनता है वो त्रिभुजन कोण के हिसाब से बनता है। तो वहां पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी 2 बिंदु पर क्षैतिज और ऊर्ध्व कोण नापने के लिए एक सर्वेक्षण में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। थियोडोलाइट का हिंदी होता है विकोणमान। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थियोडोलाइट क्या होता है इसके लिए आप क्लास में जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, छोटे खसके की लंबाई निम्नलिखित में से कम होती है। जो छोटा खसका होता है उसकी लंबाई कम होती है, कितना होती है? 16 मीटर से कम होती है, ठीक। ये छोटा खसका क्या होता है? देखिए मान लीजिए कोई चैन है इस तरह से, ठीक, और इसके बाद इसके बगल में यहाँ पे कोई मकान हो, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, ठीक है। अगर हम लोग क्षैतिज के रूप में देखेंगे तो दाएं बाएं कहेंगे, ठीक। तो इस तरह से चाहे दाहिने हो चाहे बाएं हो, लेकिन अगर चाहे मकान हो चाहे नाली हो चाहे नाला हो, या तो फिर कोई पेड़ हो कोई खंभा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसे हम लोग नाप सकें, तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे मापन करते हैं और उसका दूरी निकालते हैं, ठीक है। अगर वो 16 मीटर से कम है तो छोटे खसके के रूप में जाना जाता है। और ऐसे में ये हमेशा 90 समकोण पे 90 डिग्री पर
मापा जाता है। ठीक है, यदि कोई चैन है और इसके बाद ये कोई यहाँ पे मान लीजिए भवन ही है, घर ही है, तो ऐसे में इसको 90 डिग्री पर मापा जाता है। तो इसकी जो दूरी निकालती है वो दूरी निकाल लिया जाता है, अब चाहे दाहिने हो चाहे बाएं हो। तो यही होता है छोटा खस का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटे खसके का मापन होता है। अभी हमने आपसे बताया कि जो चैन होता है, इस तरह से जो मान लीजिए चैन है, तो ये जो मापन होता है इसका, यहाँ से लेके भवन तक की जो दूरी माप किया जाता है, ठीक है, तो वो किसके माध्यम से होता है? वो उसमें क्या होता है, साधारण चेन से आप माप कर सकते हैं छोटे खसके में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साधारण चेन से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा को क्या कहते हैं? जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें उपस्थित जो सबसे लंबी रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आधार रेखा। ठीक है, उसको आधार रेखा कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आधार रेखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कुतुबनुमा का अर्थ है। कुतुबनुमा का अर्थ क्या होता है? कुतुबनुमा को हिंदी में क्या कहते हैं? दिक्सूचक कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कंपास। तो इस तरह से आपको पता हो गया होगा कि कुतुबनुमा का अर्थ क्या है। कंपास का काम क्या होता है? कंपास का काम होता है दिशा को सूचित करना, दिशा को बताना। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिशा को ज्ञात कराने वाला यंत्र। कुतुबनुमा पहले कहा जाता था, उर्दू में कंपास को अब भी कुतुबनुमा ही कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला लंब खसका डालने में सहायक यंत्र कौन सा होता है? इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमने चैन अभी बताया उसमें जो खसका डाला जाता है, ये जो लंब होता है, ये किसके माध्यम से डाला जाता है? हमने ये तो आपको बताया कि ये जो इसका जो मापन होता है वो साधारण चेन के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये जो लंब होता है किस यंत्र से डाला जाता है? मतलब किस यंत्र से इसको सीधे समकोण पे बनाया जाता है? मान लीजिए इस भवन का अगर माप लेना है तब, तो ऐसे में क्या किया जाता है? क्रॉस स्टाफ, प्रकाशीय गुनिया और प्रिज्म स्क्वायर, ये सभी प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो भूमापन सर्वेक्षण से जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने कवर कर लिया है, और इससे एग्जाम में बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भूमापन सर्वेक्षण में जितने भी सरल से लेकर कठिन तक सभी प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली क्लास जैसे ही पढ़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।